नमस्कार। आज हमारे साथ एक बेहद ही खास शख्सियत मौजूद हैं, जिनका मंत्रालय इतना ज़्यादा अहम है, हमारी सांसों पर भी असर डालता है। जल, ज़मीन, जंगल सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि आप और हमारे से कितना ज़्यादा वास्ता रखता है ये मंत्रालय। जी हाँ, हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी। नमस्कार। जलवायु, पर्यावरण सभी पर हम बात करेंगे क्योंकि इस मंत्रालय की आजकल चर्चा भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ही स्वागत है भूपेंद्र थैंक यू। जी। पहले तो हम बता दें कि देखिए हम इतनी खूबसूरत एक जगह पर बैठे हुए हैं और ये अलवर में हम हैं इस वक़्त और इस झील को आप देखिए, इसकी सुंदरता देखिए। सिलीसेट झील है ये। भूपेंद्र जी, पहले तो ये आपका एक तरीके से हम कहें कि स्थान भी है और इतनी सुंदर जगहें भी हैं हमारे देश में, ये सब अब पता लग रहा है। और एनसीआर में एनसीआर में। दिल्ली से 2.5 घंटे की दूरी पर है। हुँ। और दिल्ली से 2.5 घंटे की दूरी पर ये सरिस्का जो है रामसर साइट्स है। हुँ। और फ्लोरा फोना हर दृष्टि से, एक्वेटिक स्पीशीज़ की दृष्टि से ये बहुत ही रिच और फर्टाइल एरिया है। हुँ। और यहाँ पर आज के समय में जो टाइगर कंजर्वेशन की काम हुआ है सरिस्का टाइगर रिजर्व में, अब टाइगर की संख्या बढ़ के भी 50 हो गई है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे सिलीसेट लेक है, हुँ। ऐसे ही इस क्षेत्र में 2 और झीलें हैं हुँ। और एक मंगलासर है, एक मानसरोवर है। उनको भी हम रामसर साइट्स बनाने के लिए हमने आवेदन की प्रक्रिया को शुरू करा है। रामासर साइट्स के बारे में जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा खैर पता नहीं था क्योंकि वेट लैंड्स की बात होती थी, तमाम चीज़ों की बात होती थी। हर चीज़ से हम देखते हैं देश में जो भी अच्छा काम होने लगता है, उससे पहले विवाद जुड़ जाता है। थोड़ा-सा आप पहले तो इसको क्लियर कीजिए। देखिए 1971 में ईरान के एक शहर रामसर में ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई थी। ये तो ठीक है कि धरती का एक बड़ा हिस्सा समुद्र है, लेकिन जहाँ पर हमारा ये धरती का हिस्सा जहाँ पर हम निवास करते हैं, इस हिस्से में बहुत सारी हमारी ऐसी नेचुरल झीलें हैं, नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं, वेटलैंड्स हैं, जो एक तरीके से नेचर में अपना कंट्रीब्यूशन करती है। कार्बन सिंक के लिए तो कंट्रीब्यूशन करती है। फ्लोरा और फोना वहाँ का ऐसा है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वहाँ पर ऐसी हैं जिनको बचाया ज़रूरी है, माइग्रेटरी बर्ड ऐसे हैं। और उसके साथ ही साथ वो इस प्रकार से है कि वो एक तरीके से नेचुरल क्लाइमेट में, प्रकृति में एक संतुलन बनाने का काम करती है। सो उनका प्रिजर्वेशन, उनका कंजर्वेशन, उनके प्रति जागरूकता, उनको बचाने का काम करना चाहिए। हमारे देश में हमने लगभग 1982 में इस कन्वेंशन को ज्वाइन किया। उसके बाद 2 कन्वेंशन बनी, जिसमें एक राजस्थान की जो केवला देव है भरतपुर की, उस झील को हमने कराया। 2014 में हमारी सरकार आई, तब तक ऐसी केवल 24 झीलें थीं जिनको आइडेंटिफाई किया गया था। पिछले 11 सालों में इनकी संख्या बढ़कर के 98 हो गई है। और इनकी जो 98 संख्या हो गई है, अगर आप देखोगे तो हमारे सुंदरवन की बहुत वेटलैंड है बंगाल में, जहाँ टाइगर कंजर्वेशन एरिया भी है। तो उड़ीसा में हमारी चिल्का झील है जो बिल्कुल कैचमेंट से जुड़ी हुई है। आंध्र में हमारी कोलेरू लेक है। तो मणिपुर में विशिष्ट हमारी लोकटक लेक है। और उसके साथ राजस्थान में सॉल्ट लेक वाली जो सांभर लेक है वो है। और इधर गुजरात में देखेंगे तो काछड़िया है। और अभी जो हाल में ही जो बर्ड वॉचिंग के लिए चेन्नई के पास हमने लेक को डिक्लेयर किया है, ये सारी लेक्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। और एनसीआर रीजन में भी पिछले 10 सालों में देखेंगे तो रोहतक के पास भिंडुवास की जगह है, या गुड़गांव में सुल्तानपुर की लेक है, या अलवर में सिलीसेड की लेक है, या दिल्ली में असोला भाटी है। इन सबको रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया और हम स्थानीय जागरूकता फैलाकर इसके प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन और यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी बैलेंस है उसको बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। सर, ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, उनके जीवन पर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। आपने कहा 2014 से पहले इतनी कम साइट्स थी, उसके बाद अचानक से अब इतनी बढ़ गई हैं। ये क्या ये पॉलिसी में चेंज हुआ है या क्या है? क्यों पहले ये सब चीज़ें नहीं हो पाई? ऐसा है, प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, उस विज़न में इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ लेकर के चलना है। हुँ। और इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ लेकर के चलना है तो हमें ऐसे रास्ते ढूंढने हैं जहाँ पर हम अपनी इकोलॉजी का प्रिजर्वेशन कर सकें। यही कारण है कि हमारे टाइगर रिजर्व्स की संख्या भी पिछले 10 सालों में 47 से बढ़कर के 58 हुई है। हमारी जो बायोस्फीयर की जो जगह है, जो मतलब इससे भी बड़ा जो बायोस्फीयर बनता है, जैसे उड़ीसा में भीतरकनिका है, वो हमारा एक बायोस्फीयर एरिया है। जब हम उत्तराखंड में ऊपर जाते हैं, वैली ऑफ फ्लावर है, वो हमारा बायोस्फीयर एरिया है। ऐसे ही
नीचे जहाँ पर राम सेतु की जगह है, जो गल्फ और मन्नार जो दोनों खाड़ियाँ आके मिलती हैं, वो हमारा बायोस्फीयर एरिया है। जो साइलेंट वैली का जो केरल का इलाका है, वो हमारा बायोस्फीयर एरिया है। तो ऐसे जो देश के विशिष्ट, जहाँ पर विशिष्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, और ये तो सब नेचर की दी हुई है। रीमा जी, हम मनुष्य कितना भी विकास कर ले, हम नेचर में चीज़ें ढूंढ सकते हैं पर नेचर को बना नहीं सकते हैं। सो जो दुनिया में एक विशेष विषय चलता है कि जब आप नेचर को बना नहीं सकते हो तो आपको नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। इंसान को अपनी इंफॉर्मेशन, इंसान को अपनी टेक्नोलॉजी, इंसान को अपने साइंटिफिक इनोवेशन के माध्यम से भी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल पे जोर देना चाहिए, जो प्राइम मिनिस्टर का मिशन लाइफ है। तो उनका जो मिशन लाइफ का मंत्र है, उनका एक पेड़ माँ के नाम प्रकृति के साथ जुड़ने का मंत्र है, उसमें इन सब चीज़ों के प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन में भी बल दिया जाता है। तो ये क्या पहले विजन की कमी थी? विजन नहीं, संकल्प की कमी थी। और विजन और संकल्प प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से आगे बढ़ा है और हमने देश की बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए कार्य किया है। भूपेंद्र जी, क्योंकि देखिए इतनी जेनजी की बात होती है, आज का जो जेनजी है वो पर्यावरण को लेकर हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जागरूक भी है और उसको पता है कि क्या चीजें हैं। पहले इवेंट की बात होती थी कि फीता काटा और बस कुछ ऐसा हो गया। आपको लगता है कि इवेंट मैनेजमेंट से अब पॉलिसी मैनेजमेंट तक एक सफर तय हो गया है? पॉलिसी में तो बहुत बड़ा अंतर आया है। पॉलिसी में जो सबसे बड़ा अंतर आया है वो उसकी मॉनिटरिंग का अंतर आया है। पॉलिसी में जो अंतर आया है उसको ज़मीन पे उतारने का अंतर आया है। और सबसे बड़ी बात है कि देश ने पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री जी को एक ऐसे परिश्रमी व्यक्ति के रूप में काम करते हुए देखा। जब वो स्वयं इतना परिश्रम करते हैं तो उनकी टीम हर क्षेत्र में इतना ही परिश्रम करती है ताकि प्रधानमंत्री जी के विजन के हिसाब से विकसित भारत को बढ़ाया जा सके। भूपेंद्र जी, हमने देखा कि जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं और आपके जैसे मंत्री जब होते हैं, कई बार अलोकप्रिय फैसले भी लेने पड़ते हैं जिसके बाद थोड़ा सा बैकलैश भी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो फैसले जनता के हित में है, तमाम बातें हैं। इन सब चीजों को लेकर थोड़ी सी असहजता होती है कई बार, क्योंकि नैरेटिव कुछ और बनाने की कोशिश की जाती है। लोकप्रिय और अलोकप्रिय के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सही फैसले लेने चाहिए। और अगर सही फैसले हों तो इनको स्पष्ट करना चाहिए। तो असहजता तो किस बात की होगी, जब आप कोई कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं तो असहज होना नहीं चाहिए। जिनको आलोचना करना है वो आलोचना करें, जिनको रोड़े अटकाने हैं वो रोड़े अटकाएं, लेकिन जो जनता के हित में और सही फैसले हैं वो लेकर के किसी भी सरकार को, किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। अरावली को लेकर जैसे बात हुई, उसमें आपको इतना ट्रोल किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक जब मामला गया वो भी एक तरीके से पता लगा कि जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है। तो इस तरीके की बातें जब होती हैं, मैं आपको स्पष्ट करना मिसगाइड चाहता करने के हूं लिए। कि हाँ, अरावली का जो डेफिनेशन का विषय है वो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट करी थी। हाँ, हमारी मंत्रालय की कमेटी हाँ, अकेले की नहीं थी। हाँ, कमेटी अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। हाँ, हमारे मंत्रालय के सचिव को उन्होंने रखा था, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से उन्होंने रखा था, खुद सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी उसमें सदस्य थी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसमें थे, सर्वे ऑफ इंडिया उसमें थे। और सुप्रीम कोर्ट ने ही 9 मई 2024 को ये कहा था। उसका विषय इतना ही था कि अगर कोई 100 मीटर से ऊपर पहाड़ को अगर लीज दी जाती है तो 100 मीटर कहाँ से माना जाएगा। तो 100 मीटर माना जाएगा उस क्षेत्र में जो बिल्कुल लोएस्ट स्तर की जमीन है, वहां से लेके और ऊपर तक वो पूरा पर्वती माना जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने उसमें कंफ्यूजन वगैरह किया। मैं तो सुप्रीम कोर्ट का इसलिए भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक और हाई पावर्ड कमेटी बनाई है। तो अगर उन्होंने अपनी कमेटी पे एक हाई पावर्ड कमेटी बना के क्लैरिफिकेशन मांगे हैं तो हम तो सहयोग देने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा इंटेंशन तब भी बचाना था अरावली को, अब भी है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आने के 2 साल पहले हम लोगों ने अरावली ग्रीन वॉल का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। 87 लाख हेक्टेयर जमीन को हमने चिन्हित करा था। और यहाँ मैं आपके माध्यम से एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अभी एक संस्था में मैं कार्यक्रम में गया था, उन्होंने भी कोई 4 गांव का एक सर्वे करके बताया था अरावली किस तरीके से हो रहा है। ये जो सारे अरावली के आसपास के दिल्ली के जो जगह है, ये खाता शामलात की जगह होती थी। बाद में लोगों ने अपने शेयर बेच दिए, उसमें कॉलोनियाँ बस गई, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी शुरू हुई। तो लगभग गुड़गांव में सकतपुर, नौरंगपुर, भोंडसी से लेकर और नूह तक लगभग 100 किलोमीटर का ऐसा एरिया था जो इसी तरह की रेवेन्यू लैंड थी। हमने उसको कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन में परमानेंट फॉरेस्ट डिक्लेयर करा।
तो ये पीएम साहब का विजन था, जिसके अंतर्गत हम दिल्ली में 100 किलोमीटर के अरावली के रेवेन्यू एरिया को परमानेंट फॉरेस्ट डिक्लेयर करा पाए। और हम चाहते थे कि एनसीआर के क्षेत्र में अच्छे ग्रीन जो ब्रीथ लेने के प्लेसेस हैं वो बने, और उस कार्यक्रम को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। ग्रीन अरावली में हम ग्रीनिंग करने का काम कर रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से, मैंने पहले भी कहा और अब भी मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, दिल्ली में कोई माइनिंग ना पहले अलाउ थी, ना अभी है, ना आगे होगी। गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह में कोई माइनिंग अलाउ नहीं है। और जो एरिया भी है 0.19%, उसमें भी अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, तब भी हमने कहा था इसके साइंटिफिक प्लान बनने चाहिए। अब भी हम इस मामले को लेकर के रेगुलेशन में स्ट्रिक्ट है कि ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए और इलीगल माइनिंग को राज्य सरकार को पूरी तरीके से रोकना चाहिए। बहुत ज्यादा हमने देखा विदेशों में बैठ कर अरावली जिन्होंने देखा भी नहीं था, वहां से वीडियो पोस्ट किए जा रहे थे। देखो कोई तो ये इंटरनेशनल नैरेटिव था भारत के खिलाफ चलाने के लिए। देखिए, जो खिलाफ नैरेटिव चलाने वाले हैं, उनका नैरेटिव अपने आप बंद हो गया। तो झूठ के कभी पैर नहीं होते। मैं तब भी ये बोलता था और अब भी ये बोल रहा हूँ। AQI, ये AQI का जो मामला है, मैं देखती थी कि पहले तो कभी कोई AQI पे बात ही नहीं करता था। आजकल हर आदमी पहले देखता है मेरे पास का AQI क्या है। दिल्ली को लेकर के अब जो बातें होने लगी हैं, थोड़ा सा वो बताइए। मतलब हमारी सांसों का क्योंकि मामला भूपेंद्र नहीं, जी। ये सच है। सबसे पहली बात तो AQI आई ही 2014 में। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स में उन्होंने 2009 में उस सरकार को कहा था, लेकिन उनकी सरकार के समय में तो उन्होंने हिम्मत करी नहीं। लेकिन हम चाहते थे कि लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी आए, अवेयरनेस आए, और इसलिए 2014 में सरकार ने AQI को लागू किया। तो सर इसका मतलब है कि 2014 से पहले AQI खराब भी होता था तो हमें पता ही नहीं चलता था, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट थे ही नहीं। अच्छा, वो चाहते ही नहीं थे। हाँ। 2009 की रिपोर्ट है। ओके। मतलब जो आज जो लोग चिल्ला रहे हैं, जो भी चिल्ला रहे हैं, उनसे पूछो कि 2009 से 14 तक आपने 5 साल तक उसको क्यों दबा के रखा। 2014 में AQI आने के बाद धीरे धीरे उसके लिए उपाय होने लगे। तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कमेटी बना रखी थी। वो कमेटी निर्णय देती थी, उस पे कोर्ट के डायरेक्शन इश्यूज होते थे। सो सरकार ने फिर इसके लिए एक बॉडी बनाई। तो 2021 में प्रधानमंत्री जी के विजन के हिसाब से हम लोकसभा में CAQM लेके आए, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। और पहली बार एयर शेड को हमने लीगल मान्यता दी। एयर शेड को लीगल मान्यता होने का अर्थ है कि कहीं भी किसी भी रीजन से अगर कोई ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण NCR की हवा खराब होती है, तो CAQM को अथॉरिटी होगी कि वो कंसर्न कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन दे सके। क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के जो क्षेत्र दिल्ली के नज़दीक लगे हुए हैं, तो वहाँ पे एयर शेड की पहचान करी। फिर एयर शेड की पहचान करने के लिए इसको साइंटिफिक तरीके से, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, और एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन और साइंटिफिक उपाय के साथ साथ एक बेहतर पॉलिसी के माध्यम से इसको एक करने का प्रयास किया। और इसलिए पिछले 6 सालों में हमने AQI में जो 200 से कम वाले जो दिन हैं, जो एक तरीके से नॉर्मल ठीक माने जाते हैं, उसमें हमने लगातार बढ़ोतरी करी। लेकिन सर्दी में विशेष रूप से जो मौसम है, ये 2 बातें पे डिपेंड है। एक, मानव जनित कार्य जिसके कारण कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, मीथेन जैसी गैसेस निकलती हैं। दूसरी, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, जो विंड, वायु की गति, बारिश, उन सब के कारण इन दोनों का, क्योंकि मनुष्य जनित जो गतिविधियां हैं और मौसम भी अगर उतना ही खराब होगा, विंड चलनी रुक जाएगी, तो फिर मनुष्य जनित गतिविधियों की गैसेस चारों तरफ रुक जाएंगी। तो इसके लिए फिर एक ग्रैप को, एक सिस्टम को जो इजाद किया गया है, जिसमें एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स किया जाता है कि इन गतिविधियों को रोका जाए। सर कब तक ग्रैप में रहना पड़ेगा दिल्ली को? मुझे लगता है ये ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि अभी आपने देखा होगा हमारे प्रयासों के कारण दिल्ली में कल परसों भी हमने एक IIT की रिपोर्ट हमने करी थी, जिसमें हमने कहा था कि सबसे पहले फ्यूल चेंज करना होगा। तो व्हीकल के फ्यूल चेंज में BS4 और BS6 में हम गए हैं। इंडस्ट्री के फ्यूल चेंज के लिए, और खासकर रेड और ऑरेंज इंडस्ट्री की मॉनिटरिंग के लिए हमने OCM को कंपलसरी करा है। इस साल तक हमने 3500 इंडस्ट्री में लगभग 1200 में लगाए थे, उसकी संख्या को बढ़ा रहे हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में
हम सॉलिड वेस्ट एंड मैनेजमेंट को, कंस्ट्रक्शन एंड डस्ट मैनेजमेंट को, लोकल गलियों को पक्का करने को, ग्रीनिंग करने को, इसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। और दिल्ली में, एनसीआर में अकेले दिल्ली नहीं है, दिल्ली में नोएडा भी है, गाजियाबाद भी है, सोनीपत भी है, गुड़गांव भी है, फरीदाबाद भी है, यहाँ की कॉरपोरेशंस भी हैं, और उसके लिए भी हम एक समन्वित काम को कर रहे हैं। ये जो हम, मुझे लगा है कि ग्रेजुअली 15%, 20% जो है, ग्रेजुअली हर वर्ष काम होगा। तो सर इसका मतलब पराली से कोई मतलब नहीं है इसका? ऐसा होता है कि जब 70 चीजें होती हैं, हाँ। मौसम खराब हो रहा होता है, हाँ। उसी समय पराली जलती है, तो एडिशन है। और वो एडिशन एक ऐसे समय में है जब मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है। मतलब अब जब कंडीशन बहुत ज्यादा हाई होंगी, कंडीशन, उसी समय ये एडिशन होगा। मतलब जी, क्योंकि गर्मी में तो जलती नहीं है, ये तो उसी समय जलती है, दिवाली के आसपास। और उस समय क्या है कि जो अभी एग्रीकल्चर में भी सबसे बड़ा विषय क्या हुआ है कि किसान को एक फसल को काटने के 45 दिन के अंदर अंदर दूसरी फसल बोनी है। तो उसके पास उसको यही लगता है कि आज फसल खत्म हुई, अगली की खेत की तैयारी करनी, तो उसी दिन उसको खत्म करना है। तो फिर उसमें रोटोवेटर मशीन के माध्यम से, पराली के रीयूज के माध्यम से, पराली के बायोफ्यूल बनाने के माध्यम से, ताकि जल्दी से उसका खेत खाली हो जाए, इसके लिए भी सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए के करीब दिए थे। और उसका परिणाम भी आया था कि लगभग पराली जलने की घटनाओं में 80% की कमी हुई थी। लेकिन इस बार जब मैंने मॉनिटरिंग करी तो एक आश्चर्य हुआ कि पंजाब में जो केंद्र सरकार के द्वारा पैसा दिया गया था, उसमें 67% मशीनें ही खराब पड़ी थी। अच्छा। तो ये भी एक हमारे सामने चैलेंज यही है। तो मैंने आपसे कहा ना, नैरेटिव जो है वो बाहर नहीं आता। अब क्योंकि आपने अभी इसकी बात कर ही ली है, AQI, और हम इस पर बात कर रहे हैं। हमने देखा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी संसद के बाहर AQI दिखा रहे थे, और फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि किस किस को असर हो रहा है, कौन कौन बीमार पड़ रहा है, आप मेरे साथ चैट कीजिए। ये जो नैरेटिव है, आपने फिर बताया कि अशोक गहलोत के समय पे क्या होता था राजस्थान में, किस तरह से फाइलें दबाई जाती थी। एक ऐसा था कि पॉलिसी राहुल गांधी 26 जनवरी में बहुत आराम से बिना मास्क के बैठे रहे, उनको तो खांसी दिखी नहीं, उसी दिन उन्होंने ट्वीट किया। तो उनका तो इंटेंशन पे मेरे को शक होता है कि इंटेंशन क्या है। ये सरकार को अनावश्यक रूप से बदनाम करना। और जयराम रमेश भी वही सवाल पूछते हैं, फिर वो तो पर्यावरण मंत्री रह भी चुके हैं। हाँ, तो बताते नहीं है कि उनके टाइम में लागू नहीं करे, तो उनको बताना चाहिए। नहीं सर, मैं वही तो जानना चाहती हूँ, आम आदमी से जुड़ा हुआ इस सवाल का नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है? ये सांसें क्या दिल्ली छोड़ने पर मजबूर करना है लोगों को कि भाई दिल्ली इतना खराब हो चुका है? मैं इस एक चीज कहता हूँ कि हम कुछ चीजों को, कौन गलत बोल रहा है, जो गलत बोल रहा है उसका तो जवाब हो ही रहा है, लेकिन सब लोगों को जागरूक होकर के, सरकार के साथ सहयोग करके, और इसमें हम अच्छा जो कार्य कर रहे हैं उसको आगे लेकर के आने की आवश्यकता है, और हम लगातार उस पर कार्य कर रहे हैं। अरावली डैमेज एक मुद्दा हो गया, सांसें दूसरा मुद्दा हो गया। इन सब को काउंटर करने के लिए और इस तरह की चीजें अब पता लगे लोगों को कि सरकार क्या क्या कर रही है पर्यावरण संरक्षण के लिए, कोई कैंपेन आप चलाने वाले हैं या किस तरह से हमारा लोगों तक ग्रीन पहुंचेंगे? अरावली का प्रोजेक्ट चल रहा है, हम मिशन लाइफ को लेकर के काम कर रहे हैं, और आप देख रही हो कि कल अलवर में अरावली कंजर्वेशन के समर्थन में एक टाइगर मैराथन भी हो रही है, जिसमें लगभग 20,000 के करीब लोग काम कर रहे हैं। और पूरे देश भर में रामसर साइट्स को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए हम ये सारे विषयों को लगातार लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, और मैं जिस प्रकार का इन्होंने गलत धारणा शुरू करी थी, उस पर अब लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उनको जवाब भी मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों के फेफड़े, बुजुर्गों का के ऊपर असर, इसका कोई मतलब नहीं है इन सब सबकी चीजों से। चिंता सरकार को है, और सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है, और सब मिलकर के काम करेंगे तो इसके सकारात्मक परिणाम भी आएंगे। भूपेंद्र जी देखिए, ये तो पर्यावरण की बात हुई, लेकिन संसद का सत्र भी चल रहा है। हमने देखा पूरा का पूरा वाइप आउट करने की कोशिश हुई। ओम बिरला जी को बताना पड़ा कि प्रधानमंत्री का घेराव तक, मतलब उनके ऊपर हमला तक हो सकता था। ये हम आप इतने वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री इतने वरिष्ठ हैं, इस तरह से विपक्ष और सरकार के बीच कभी ऐसा देखने में आया कि दुश्मनी हो गई? बिल्कुल कभी नहीं आया। और देखो, पार्लियामेंट में सबसे बड़ी बात है, सरकार के द्वारा यही कहा जा रहा है कि आप रूल का पालन नहीं कर रहे। संसद में सदस्यों को कैसे आचरण करना चाहिए, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि आप हाउस के अंदर किसी प्रकार का पर्ची, पट्टिका या कोई फ्लैग नहीं दिखा सकते। ये तो रूल्स में लिखा है, ये तो एटिकेट्स में लिखा है। अब वो सीधे संसद में
पूरा बैनर लेकर के आ रहे हैं। संसद प्रदर्शन की विषय नहीं है, संसद भाषण की विषय है, संसद झगड़े का विषय नहीं है, संसद संवाद का विषय है। लेकिन वो लोग संवाद में भी फेल हो रहे हैं। वो लोग वो सारे काम कर रहे हैं जो संसद के एटिकेट्स में नहीं आ रहे हैं। और पक्ष और विपक्ष की सीटें निर्धारित की जाती हैं। अगर सब एक दूसरे की सीट पे भागने लग जाएंगे तो संसद कैसे चलेगी? तो संसद की मर्यादा को तार तार करने का काम ये पूरी तरीके से कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। और इसलिए लोगों को नजर भी आता है कि किस प्रकार की इमेच्योर तरीके से ये लोग काम करना चाहते हैं। और इनका तरीका, इनका इंटेलेक्चुअल लेवल, इनका जो एक काम करने का तरीका जो है वो निश्चित रूप से दर्शाता है कि इनकी संसद और संसदीय कार्यवाही में किसी भी प्रकार की कोई निष्ठा नहीं है। वो कहते हैं हर चीज में आप लोग गड़े मुर्दे उखाड़ते हो, नेहरू इंदिरा, उससे बाहर ही नहीं निकलते कभी। नहीं, कोई अगर ऐतिहासिक विषयों को बताया जाएगा और उसको बताने का संदर्भ होगा तो सबको बताने का हक होना चाहिए। इसमें क्या मनाही है? तो मतलब इतिहास के पन्नों को खंगालना जरूरी है। इतिहास कई बार हमें शिक्षा देता है कि भविष्य में किस प्रकार से गढ़ना है। इतिहास को समझ, वरना फिर इतिहास का सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी से बंद कर दो। कोई इतिहास को सुनना नहीं चाहते हैं तो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में ले आए कि हम इतिहास नाम की चीज यूनिवर्सिटी से समाप्त कर देंगे। आप देखिए किसानों के हितों की हमेशा बात करते हैं, आप वहां से आते भी हैं। ये जो एक नैरेटिव फिर से चलाया जा रहा है कि ये जो ट्रेड डील है ये किसानों के खिलाफ है, आप मानते हैं कि किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित रखे गए? पूरी तरीके से हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी स्पष्ट कर चुके हैं वो, और मेरा ये मानना है पीयूष जी की स्पष्टता के बाद जो इनके गलत विषय, उन जो धारणा है वो अपने आप समाप्त हो गई है। किसानों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है। सरकार पूरी तरीके से इस देश के एग्रीकल्चर और फार्मा सेक्टर को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो भूपेंद्र जी, मैं तो यही जानना चाहूंगी, अब देखिए आपको बंगाल जाना है, इसके बाद बंगाल के आप प्रभारी भी हैं। बंगाल में बहुत कुछ हो रहा है, उठा पटक। ममता बनर्जी दिल्ली भी पहुंची हुई हैं और फिर से सब कुछ हो रहा है। नहीं, ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची और दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट का 2 दिन पहले ऑर्डर आया है कि आप कर्मचारियों को डियरनेस अलाउंस दीजिए जो आपने 10 साल से नहीं दिया है, वो देने की बात नहीं कर रही है। ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची और कलकत्ता के हाई कोर्ट ने जो कहा है कि भारत की सुरक्षा और फेंसिंग के लिए आप सीमा रक्षा वाले संगठनों को जमीन उपलब्ध कराइए, वो कराने की बात नहीं कर रही है। और ममता बनर्जी को राज्य की जनता ने ये मत दिया है कि आपकी जो जिला प्रशासन है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से स्वतंत्र चुनाव कराइए, वो कराने की बात नहीं कर रही है। अब अनफॉर्चुनेटली ये आजकल कोर्ट की कार्यवाही लाइव हो गई तो उनको लगा होगा कि शायद वो तो वकील भी बन गई और आप भी वकील हैं। देखिए दोनों वकीलों का इस बार सामना होगा। वकील बनने में बुरा नहीं है। हाँ। लेकिन ये जो जिस प्रकार से, और जाकर के उन्होंने कहा क्या, कौन सा पॉइंट रखा, मैंने तो उनको पूरा सुना। उन्होंने कोई 1 मिनट भी ये कहा हो कि भाई कौन से रूल का वायलेशन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुच्छेद का वायलेशन हुआ है, कौन सी पावर है जो सुपरसीड की गई है, तो वहां भी आपने वकील वाली बात नहीं करी है। तो कोर्ट के प्लेटफॉर्म का भी जो राजनीतिक दुरुपयोग उन्होंने करने की कोशिश करी है, उससे उनका जो झूठ है और जो उनका जो चेहरा है वो उजागर हुआ है। मैं तो रात को ही बंगाल से लौटा हूँ, कल सारे कर्मचारी संगठनों के लोग बोले कि भाई सुप्रीम कोर्ट ममता जी गई थी, अब ये जो ऑर्डर आया है डियरनेस अलाउंस का, इसके लिए एफिडेविट दे के आ जाए कि मैं पूरा लागू करूंगी, वो तो कर नहीं रही। नहीं तो SIR पर लड़ाई तो तेज होगी बंगाल में, ममता बनर्जी के तेवरों से ऐसा लग रहा है। SIR एक प्रक्रिया है, SIR की उस प्रक्रिया के अंतर्गत जिनके नाम डुप्लीकेट है, जिनकी डेथ हो गई है, जो देश के रहने वाले नागरिक नहीं है, उनके नाम कटेंगे। अब अगर देश में जो रहने वाले नहीं है उनके नाम कट रहे हैं तो फिर उनका प्रूफ क्या ममता बनर्जी बना के देंगी? उनके लिए क्यों लड़ाई लड़ रही है? लड़ाई तो इस देश के गरीब के लिए, गरीब बंगाल के लोगों के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए, बंगाल के कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए लड़नी चाहिए। आज तो बंगाल में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था समाप्त हो गई है। और अगर आप देखेंगे कि बंगाल में ममता बनर्जी के आने के बाद पिछले 11 सालों में 6,500 इंडस्ट्री बंद हुई है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है। आज वहां पर लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। सरकार पूरी तरीके से आर्थिक रूप से विफल हो गई है। तो ऐसे असफल प्रशासन के खिलाफ जनता के मन में एक पूरी एंटी इनकम्बेंसी है और जिसका जवाब उनको आने वाले चुनाव में मिलेगा। अब इस बात का कंपटीशन है कि विपक्ष का नेता मतलब ममता बनर्जी को बनना चाहिए इंडी गठबंधन का, या राहुल गांधी को ही रहना चाहिए? तो आधे लोग उस तरफ तब है, तो आधे नेता लोग बनेंगे। इस बार तो चुनाव ही हारने वाली है। पूरे कॉन्फिडेंट है? पूरे कॉन्फिडेंस।
बीजेपी? हाँ, बीजेपी, क्योंकि लोग वहाँ गवर्नेंस चाहते हैं। बंगाल में इस समय गवर्नेंस पूरी तरीके से फेल है। पर कैपिटा इनकम कम है, इंडस्ट्री बंद है, माइग्रेशन हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है, प्रशासन दिशाहीन हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर उनके नेतृत्व में एक जो सिंडिकेट राज हो गया है, उस सिंडिकेट राज ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। लोग सिंडिकेट राज के खिलाफ डेमोक्रेटिक राज वहाँ लाना चाहते हैं। वहाँ सिंडिकेट वर्सेस डेमोक्रेट की लड़ाई है। तो हम माने इस बार की बीजेपी पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि बंगाल में भी इस बार कमल खिलेगा? निश्चित रूप से। और बंगाल के विकास को लेकर के हम बंगाल को आगे बढ़ाने का काम आने वाले समय में अपनी सरकार के माध्यम से करें। चलते चलते भूपेंद्र जी, हम दर्शकों को आप ये विश्वास दिलाएंगे कि भाई दिल्ली रहने लायक है, दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है और ये जो नैरेटिव है ये फेक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी सब ठीक होगा। कि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ सारे विषयों को सुलझाने में लगे हुए हैं। हम पूरे साल मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से अगले साल सर्दियों में मेट्रोलॉजिकल कंडीशन और मानव आधारित गतिविधि से जो पॉल्यूशन है इसको हम रिड्यूस करेंगे। जो अच्छे दिन हमने लगातार बढ़ाने की बात करी है उसको और बढ़ाने का काम करेंगे। और आप सबके सहयोग की अपेक्षा से पर्यावरण और मनुष्य जीवन का संतुलन करते हुए इकोलॉजी और इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में आपके सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र यादव जी। तो किसी नैरेटिव पर मत जाइए आप, कम से कम जो मंत्री जी कह रहे हैं, सरकार की पॉलिसी कह रही है, उस पर ध्यान दीजिए। और जो विदेशों से बैठकर और कुछ एक अलग तरीके की वीडियोस डालकर नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, उस पर ध्यान मत दीजिए। ये देखिए हमारा देश जो है, और खासकर दिल्ली एनसीआर के आसपास जहां हम बैठे हैं, हवा बहुत अच्छी है। तो इस तरह की वैसे भी आपको बताऊं कि 3 लाख से 10 लाख के जो शहर हैं उसमें इस बार अलवर तीसरे स्थान पे था। वाह। और यहाँ बैठी हुई हैं आप, जरा AQI देखो क्या है। हाँ, वो सिग्नल नहीं आ रहे, मैं वही देखने की कोशिश कर रही थी, अगर कोई पता है कितना AQI, लेकिन बहुत अच्छा ही होगा ऐसा लग रहा है। यहाँ जहाँ हम बैठे हैं यहाँ 100-115 के करीब AQI है। हाँ। तो बिल्कुल देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं AQI के, तो उन सब कारणों पर भी नजर दौड़ाइए और इस तरह से जो भी हवाई बातें चलती हैं उन पर मत जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र यादव जी इस खास बातचीत के लिए।